अब ये प्रश्न उठता है कभी कभी न्यायालय के समक्ष कि किन बातों को हम ये जो प्रोफेशन है, बिजनेस है और ट्रेड है, इनमें किन बातों को शामिल करेंगे, किन बातों को नहीं करेंगे। ये भी न्यायालय का अपना विचार है, चाहे तो शामिल करे चाहे तो न करे। मतलब चाहे इन द सेंस कि उसके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, क्या उसके दिमाग में, जो हमारा न्यायाधीश बैठा है उसके दिमाग में क्या बात चल रही, किस परसेप्शन से चीजों को देखता है, उस हिसाब से डिसाइड करेगा। जैसे आप बुक पढ़ेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो ये हेडिंग होगी अगर कहीं बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड को डिसाइड कैसे किया जाए, मतलब ये इसके लिए किस चीज को मान लेंगे कि हाँ ये बिजनेस में है, किस चीज। कभी कभी विवाद होता है। एक केस था, गांव में प्रीस्ट जो होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्होंने सोचा कि हम अपने को मोनोपोलाइज कर लें और हम ही लोग अपना काम धाम करें, अपने हिसाब से दान दक्षिणा देते रहे। तो कुछ रहा होगा, कुछ और लोग भी करना चाहते रहे होंगे, बाहरी लोग भी आना चाहते रहे होंगे। तो उसमें केस चला। तो केस में ये हुआ कि ये जो जिन्होंने मोनोपोलाइज किया होगा, ये बोलेंगे कोई बिजनेस थोड़ी हमारा, कोई ट्रेड थोड़ी है, कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन कोर्ट कहता है, ये केस था रामेश्वर सामजी वर्सेस वेद जी। रामेश्वर सामजी वर्सेस वेद जी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो ये रिलीजियस जो आपका मामला है, वो क्या होगा, ये प्रोफेशन और बिजनेस माना जाएगा, और इसलिए इसमें आप कोई रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो वो वाइड होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया था, जो उनकी पूजा पाठ वाला मामला था, धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित, उसमें उसको उन्होंने प्रीस्ट को इस कैटेगरी में रखा, बस इतना ही है। और इस कैटेगरी में आ गया तो धारा 27 के अंतर्गत अगर उसमें कोई रेस्ट्रेंट हो रहा है, उस गांव में हम किसी और को नहीं पूजा कराने देंगे या कोई और नहीं उसमें आ पाएगा, तो एक परिवार ही कराएगा, ऐसा कुछ रेस्ट्रेंट होता है तो वाइड होगा। अब सोचिए, हमारे दिमाग में शायद ना आता। एक केस और आता है, पोथीराम वर्सेस इशाक फातिमा, इस्लाम फातिमा, ठीक है। क्या केस बताया, पोथीराम, पता नहीं कैसे कैसे नाम थे, पोथीराम वर्सेस फातिमा। ये लोगों के पास अपना कुछ जमींदार टाइप रहे होंगे और जमीन के टुकड़े इनके पास रहे होंगे। होता क्या था कि वहां पे पशुओं के बेचने का, ठीक है, बाजार लगता था, मार्केट फॉर कैटल सेलिंग कह सकते हैं, ठीक है, कैटल्स मार्केट। तो एक साथ ही होता क्या था कि दोनों के जमीन पे एक साथ ही बाजार लग जाता था, तो कुछ इधर कुछ इधर। तो इन लोगों ने आपस में एक समझौता किया कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपने डेज डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और जो इसमें हमारे जो हम दोनों का बढ़ जाता है फायदा, वो एक साथ दोनों को आ जाएगा। 3 दिन तुम लगा लो, 3 दिन अपने जमीन पे हम लगा लेते हैं, और हम में से एक बार में एक ही आदमी अलाउ करेगा। तो कुछ बाद में विवाद हुआ होगा इन लोगों का। जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई रिस्ट्रेंट जो था, जो पैसा नहीं मिला होगा या कुछ हुआ होगा, तो बोले ये जो रिस्ट्रेंट था दैट वाज नॉट रिलेटेड टू ये। यहां पे बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड को उन्होंने माना ही नहीं, बोला लैंड यूज था, लैंड को यूज कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा, डिपेंड करता है किस चीज को वो बिजनेस मानेंगे, किस चीज को नहीं मानेंगे, किस चीज को प्रोफेशन ट्रेड की कैटेगरी में रखेंगे, किस चीज को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हुआ कि उसको जो लैंड यूज था फॉर कैटल जो मार्केट थी उसके लिए, उस सेंस में इसको प्रोफेशन बिजनेस ट्रेड नहीं माना। इसलिए अगर वहां पे कोई रेस्ट्रेंट हो रहा है तो हो जाए, कोई अवरोध लगाया जा रहा है तो लगा लो भाई, बिजनेस नहीं ना है। 27 तो बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन पे रेस्ट्रेंट की बात करता है, यहाँ पे उसको माना ही नहीं।
तो ये बात होती है। ऐसे ही मामला आता है कि ऑक्शंस का, नीलामी का। मान लीजिए अगर कोई चीज नीलामी की जा रही है, उसमें एक आदमी कहे कि तुम शामिल इसमें, मैं इसको शॉर्ट में लेके निकलूंगा, ठीक है, इसको आप पढ़िए। अगर ये हम और आप दो लोग जा रहे हैं टेंडरिंग करने, ध्यान रखिएगा, हम दो कंपटीटर हैं, हमको पता है कि या तो मेरा होगा टेंडर पास या ऋतिक राज का होगा। हम ऋतिक राज को बोलते हैं तो टेंडर मत डालो, 50,000 रुपए ले लो। ऋतिक भी सोचते हैं जाने तो 50,000 मिल गया, उसमें शायद 1 लाख का ही फायदा हो, बैठे बैठा अगर आधा मिल गया तो छोड़ो। टेंडरिंग नहीं करते हैं। टेंडरिंग में उन्होंने नहीं की, मेरे को टेंडर मिल गया, मैंने इनको पैसा नहीं दिया, 50,000 जो देने कहा था नहीं दिया, तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? ये हम जाएंगे ना, मतलब ऋतिक राज या मैं, जो भी मतलब जिसको पैसा नहीं मिला, वो कोर्ट जाएगा कि साहब इनके कहने में मैंने टेंडरिंग नहीं की और इन्होंने मुझे पैसा देने कहा वो भी नहीं दिया। तो ऋतिक राज कहते हैं कि वाइड हो गया। वाइड इसलिए हो गया कि बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन के अंतर्गत आता है और मैंने इनको रिस्ट्रेन किया, इन्होंने मान लिया और ये वाइड हो गया। तो आप भी कुछ नहीं करोगे कोर्ट महोदय? कोर्ट ने कहा नहीं, करूंगा। इसलिए करूंगा कि टेंडरिंग जो है ना, यहां पे केवल बात हुई थी टेंडरिंग की। टेंडरिंग कोई बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेड की श्रेणी में नहीं आता है, और नहीं आता है तो क्या होगा? वैलिड ही रहेगा। धारा 27 में ये नहीं जाएगा। धारा 27 में नहीं गया तो जो चीजें धारा 27 में जाएंगी वही शून्य होंगी, और ये धारा 27 में नहीं जाएगी तो शून्य नहीं होगी। चलो पैसा दो, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह से बोली लगाने वाले अपनी संविधाएं कर लें कि कितनी बोली लगाएगा, हम कितना लगाएंगे, तुम कितना लगाओगे, फायदे में हम दोनों का कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाए। तो ये वाला आप जो अभी मैंने केस बताया उसका मोहम्मद इशाक वर्सेस रद्दा पानेनी, मोहम्मद इशाक है, ISAK है, इशाक ISACK, इशाक वर्सेस क्या था? दद्दा पानेनी, DADDAPANENI। जो मैंने अभी केस बताया उदाहरण देके वही था। तुम मत टेंडरिंग करो, मैं टेंडरिंग करूंगा, तुमको इतने पैसे दे दूंगा, नहीं मान लिया, पैसे नहीं मिले, कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा ये चीज धारा 27 में नहीं आती, इसलिए वायर्ड नहीं है। जो चीज धारा 27 में आएगी वही वायर्ड होगी, नहीं आएगी नहीं होगी तो इन्फोर्सेबल हो जाएगी। इन्फोर्सेबल हो जाएगी, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको दो, पैसा दो, बहुत सीधी बात। तो यहां पे अब एक चीज और जानिएगा, इसके बहुत सारे केस अभी आप बुक जब खोलेंगे तो पढ़ेंगे अपने से, तो ये बोली लगाने वाले बहुत केस मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं इतने केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, सर ये वाला आपने से ही है, सर ये वाला नहीं समझ में, ठीक है मैं बता देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन एक ही नेचर के आपको सारे केस पास पढ़ने की जरूरत नहीं। जो प्रिंसिपल ले डाउन हो गया है वही फॉलो होता है। कहीं अगर अलग हो रहा है, जहां से डेविएट हो रहा है मामला, उस केस को फिर से देखना होता है। सारे केसेस पूरी बुक्स के वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लीजिए। इस तरह से पढ़ना जिसमें हमारा काम हो, चाहे वो IAS बनने का हो, चाहे PCS बनने का हो, चाहे लॉ पास करने का हो, चाहे जुडिशियरी, चाहे पढ़ना उतना ही जितना जरूरी है, ठीक है? तो जरूरी यह है कि हम इसका एक वो जाने। अब देखिए इसका जो मैटर होता है कि ये जो टेंडरिंग वाला मामला है, किसी को बोली लगाने से रोकना, मोनोपोली करना, तो ये सब अब क्या है, प्रेजेंट कंडीशन जो है वो अभी इन सब में नहीं, इसको हम बहस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेके जाएंगे। इसका एक है एक्ट है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, monopolies and restrictive trade policies, नहीं ट्रेड प्रैक्टिसेस, सॉरी पॉलिसीज नहीं, प्रैक्टिसेस।
ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये कब है? 1969। ये अब जो मामले आएंगे मोनोपोली और इन सब का लफड़ा जो है उसको हम अब इस एक्ट के तहत देखेंगे। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड फॉर प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसकी धारा भी उसमें दी गई है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है, लेकिन आप जान लें 33 सेक्शन 33 1 जेबी 1 फिर जेबी, इस धारा के तहत अब इन सब चीजों को डील किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से सबको उड़ा दीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, कोई पूछ ले निविदा लगाने की, अगर कोई टेंडरिंग की बात हो रही है और एक आदमी दोनों समझौते कर ले रहे हैं कि क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन की प्राइस होगी, हम बोलेंगे आप बोलोगे, तो इसमें अगर कोई समझौता हो रहा है और वो किया जाए तो उसको लोक नीति के विरुद्ध नहीं माना गया, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहां तक चीजें हो गई। अब हम चलते हैं, देखिए मैंने कहा था थोड़ा लंबा है तो आप धैर्य के साथ समझते रहिए, एक बार फिर पढ़ लेंगे, आ जाएगा। तो अगर छोटी सी एक लाइन है, यूज ऑफ ट्रेडमार्क, कोई कहे हम ये मार्क यूज करते हैं आप नहीं यूज करोगे, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्शन एंड डजंट कम अंडर सेक्शन 27, नहीं आता, नहीं आता, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत क्लियर करना। ठीक है, अपवाद की अब हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 9:15 तक हम इसको खत्म करें, क्योंकि रोज रोज इसको खींचना ठीक नहीं है। जितना आप बता दे रहे हैं, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितना बता रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके हर लेवल के लिए, ये भी कह रहा हूं, बस आपको एक बार रिवाइज करना हो। ठीक है सर, यूज ऑफ ट्रेडमार्क और मोनोपोली ये सब में केस नहीं है क्या? मोनोपोलीज एक्ट में वो डील होगा, अब ये सारे केसेस उस एक्ट में डील होंगे। कहने का आशय ये है, जो अभी मैंने टेंडरिंग की बात की ना, बोली लगाने की बात की कि हम और आप समझौता कर लें, ठीक है इस बोली में इतना ही बोली आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, चाहे हमको मिले चाहे आपको मिले, या आप मत आइए मैं आपको इतने पैसे, ऐसे जो भी मोनोपोली बनाने का काम है या कुछ ऐसे टेंडरिंग के काम है, तो वो इस एक्ट में अब डील किए जाएंगे, यहां से हटा दिए जाएंगे। कहने का सिर्फ इतना आशय है। ठीक है, उसमें केस नहीं है सच। तो अब आते हैं एक्सेप्शंस पर। एक्सेप्शंस मैंने बताया, इंग्लिश लॉ में अभी खुला हुआ है मामला, वो अपने हिसाब से चीजों को लेते रहेंगे। इंडियन लॉ में मैंने बताया एज टू जो मैं स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस है। पहला स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, कानूनी अपवाद जिसको कहेंगे, अधिनियम में दिए गए अपवाद, इसको मैंने अभी बताया था, गुडविल, गुडविल सेल कर दे। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप में बहुत नहीं समझना है, पार्टनरशिप में जितना बता दिया उतना ही, फिर से भी रिवाइज कर देंगे। अब धारा 27 की जो न्यायिक व्याख्या हुई है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ है, उसमें यहां पे अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में 3-4 बातें कही गई हैं, उनको लिख लें, फिर एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। अगर कोई ट्रेड कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं, पहला ट्रेड कॉम्बिनेशन माने व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संगठन बना के कुछ काम किया जा रहा है, तो वो व्यापारिक संगठन अगर कुछ रूल्स अपने रेगुलेशंस अपने उस कम्युनिटी के लिए बनाता है, कब बाजार खुलेगा कब बंद होगा, ये भी रेस्ट्रिक्शन हुआ ना, हम 10 बजे खोलेंगे 6 बजे बंद कर देंगे, दैट इज अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बट इट इज एन एक्सेप्शन। अभी इस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर सोलस डीलिंग कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव डीलिंग, सोलस एकाकी समव्यवहार,
ये इसलिए लिखा दे रहे हैं, यहां पे लिख लें शॉर्ट में, फिर अभी एक एक करके डिटेल करने में आसानी रहेगी। मैं आपसे पूछूंगा किस पॉइंट पे बात करना है। तीसरा आता है रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज, कर्मचारियों पे प्रतिबंध, कर्मचारियों पर प्रतिबंध। इसमें जो होगा 1, 2, 3 तरह के कर्मचारी आपके पास होते हैं। कौन कौन से? पहला जो सेवा में है, रिस्ट्रेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हो गया। तीसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? जो सेवा में नहीं है, ठीक है, कौन से होंगे? रिस्ट्रेंट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आफ्टर टर्मिनेशन। तीसरा कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने आप जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको बचाए रखने के लिए किसी पे प्रतिबंध लगाएं। ट्रेड व्यापारिक रहस्य कह सकते हैं। ये 3 हमारे यहां सेट हैं एक्सेप्शंस के बेसिस। इन बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया गया है, रिस्ट्रेंट है ट्रेड और प्रोफेशन और बिजनेस में, तो वो क्या होगा? शून्य नहीं होगा, वो वैलिड होगा। इन 2 बेस पे वैलिड होगा। अब इनको हम थोड़ा पढ़ते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा ना? ट्रेड कॉम्बिनेशन व्यापारिक संगठन में काम हो रहा है, सोलर स्टीलिंग हो रही है, एकाकी समयवाद नहीं, हम ही इस पे काम करेंगे, हमारे साथ जिसको काम करना है वो हमारे साथ ही करे। रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज, कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जब वो काम कर रहे हैं तब, जब उनको हटा दिया गया है तब, जब कुछ ट्रेड सीक्रेट्स अपनी बनाए रखी हैं तब। एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। इलाहाबाद में से कोई है क्या? इलाहाबाद से कौन है जो शहर से हो? कोई एक? कौन है आप? कहाँ रहते हैं जो अभी? कौन? श्वेता कहाँ रहती हैं आप? छोड़िए, चौक साइड कोई रहता है? चौक साइड कोई रहता है? जिशान? तेलियरगंज के सब लोग? चलो, कोई नहीं है 71 लोगों में कोई उधर का इलाहाबाद शहर का नहीं है, सब माइग्रेटेड हो। हाँ क्या? हिम्मतगंज, हाँ ये ठीक है। हिम्मतगंज वाले आप बताएं कि हरिराम जो समोसे वाला है उसका नाम आपने सुना है? हाँ, हरिराम समोसे वाला बहुत लोग सुने होंगे। वो पता है छोटे छोटे समोसे बेचता है, इतना पिद्दी सा समोसा 10 या 12 रुपए का होगा इस समय। 10 या 12 रुपए का इतना छोटा सा, लिटरली बता रहा हूं, इतना छोटा सा। 500 रुपए किलो इस समय होगा कम से कम। 460 में तो मैंने कभी खरीदा था 1-2 साल पहले, कोरोना के पहले। और उस समोसे की मारामारी है। इतने बड़े बड़े, वो क्या बोलते हैं उसको, जो डलिया बोलेंगे, डलिया तो नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ देसी भाषा में खांची बोलते हैं। वो भर भर के उसमें वो बना के आता है उसके, और किलो किलो, आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, इतना महंगा होने के बावजूद टेस्ट। और उसकी जगह मुझे लगता है कि उसका वो फॉर्मूला मुझे मिल जाए, मैं भी बैठ जाऊं, बस हरिराम का बोर्ड मेरे को मिल जाए, ठीक है, उतना ही बिकेगा। उस नाम का प्रभाव है। तो जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, नाम ही काफी है। क्या? कौन सा एक है? खेतान? कौन सा ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट? नाम ही काफी है। तो जहां पे नाम पे, एक बार नाम किसी तरह मार्केट में चल गया, मार्केट में नाम चल गया, उस नाम ही पर्याप्त है। उस नाम से जाओ, हाँ हरिराम का समोसा ले लो, फिर समोसा और नहीं देखना, हरिराम का समोसा देखना। वो चने बेचता है, चना जोत गरम, बड़ा तीखा होता है। तो कभी मौका मिले तो जाइएगा, 10 रुपए खर्च करिएगा। वो है उसकी इस समय एक गुडविल बन गई है। ये क्या है? ख्यात।
रजनीगंधा है, ब्रांड नेम है, क्यों ब्रांड नेम बना, उसकी एक पॉपुलैरिटी क्यों हुई, गुडविल क्यों हुआ, कुछ क्वालिटी रही होगी, कुछ अच्छा किया होगा उसने। तो ऐसा कुछ जो हो जाता है कि एक बिजनेस काफी समय तक रन करता है और उसमें कुछ उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाती है और लोग उसके नाम से प्रभावित होते हैं और बस उतना ही उनके लिए पर्याप्त होता है, तो वहां पे वो ख्याति कहलाती है, गुडविल। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, मैं उनको बताऊं कि वो अपने बैलेंस शीट में जब बनाते हैं तो गुडविल की एक कीमत रखते हैं, उनकी एसेट मानी जाती है। ये लगता है हो नहीं पाएगी क्लास, ठीक है, इसी को बता खत्म करते हैं। एसेट मानी जाती है, गुडविल जो होती है ना, ये एसेट साइड में बैलेंस शीट के इसकी कुछ वैल्यू दिखा देता है, मेरी इतनी वैल्यू है। वो नहीं यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको मत जोड़िए। ब्रांड वैल्यू, हाँ ब्रांड वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गुडविल होती है ना, इसकी वैल्यू होती है क्योंकि उसी नाम से मार्केट में टिका हुआ है। जैसा मैंने कहा कि अगर वो हरिराम का ब्रांड मुझे मिल जाए, मैं भी बैठ लूंगा, वही मालिक नहीं बनाता समोसा, समोसा तो उसका कर्मचारी बनाता है, फॉर्मूला वो बता देता है और उस पर उसका काम होने लगता है। मुझे मिल जाए, मैं भी उतना ही बेचूंगा। शर्त क्या होगी, हरिराम जी आप मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, जो भी उसके ओनर है 1 करोड़ ले लीजिए, लेकिन अब आप ये काम यहां इलाहाबाद में तो नहीं करेंगे, फिलहाल कहीं और जाएंगे तो आपकी मार्केट चलेगी, आप इलाहाबाद वाले हरिराम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। 1 करोड़ ले लो, ये शटर डाउन करो, मैं बैठूंगा, जो होगा मैं देखूंगा। हरिराम तैयार हो जाते हैं, ठीक है, हरिराम तैयार हो जाते हैं, 1 करोड़ में मुझे दे देते हैं। क्या होगा फिर, वो कहें कि अगली 4 दुकान बाद जाके, मैं अभी इसमें ऊपर छोड़िए वो वाला क्लास के इलाहाबाद के बाहर, मैंने उनका ये दुकान बंद करो, मुझे दे दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, अब मैं तुम्हारे नाम से चलाऊंगा। ठीक है, तैयार हो गया बंदा, 1 करोड़ मैंने दे दिया, मैं दूसरी दुकान चलाने लगा, 1-2 दिन देखा तो कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि अरे 4 दुकान आगे हरिराम तो फिर से वहीं बैठ के तू बेच रहा है, ये वाला तो फर्जी निकल गया लग रहा है। तो क्या होगा, सारे जो कस्टमर हैं वापस ना उसी के पास है, वाला तो फर्जी है। तो यहां पे क्या होगा कि एक रिस्ट्रेंट लगाया जाएगा कि भाई मैं तुम्हें गुडविल के लिए 1 करोड़ दे रहा हूं, 1 करोड़ मैंने दिया, तो अब मेरा रिस्ट्रिक्शन सुनो, इलाहाबाद में तुम काम नहीं करोगे और अगले 3 साल तक कहीं नहीं करोगे, इलाहाबाद में नहीं करोगे, 3 साल तक कहीं नहीं करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसके बदले तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूं, कल के डेट में वहां खोल के बैठ जाओगे, मेरा तो ठंडे को पाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसमें लॉर्ड एल्डन यही कहते हैं कि गुडविल है क्या। लॉर्ड एल्डन कहते हैं गुडविल इज नथिंग, कुछ नहीं है, मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कंज्यूमर्स विल रिसॉर्ट द ओल्ड प्लेस। क्या होगा, पुराने कस्टमर, पुराने उपभोक्ता पुरानी जगह पे जाएंगे, दैट इज गुडविल। मैंने बताया ना, उसने दूसरी जगह दुकान खोल ली, मैं यहां बैठा रह गया, कस्टमर क्या करेगा, वो पुराने आदमी के पास जाएगा। दिस इज गुडविल। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, बट प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कंज्यूमर्स विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। पुराने ग्राहक पुरानी जगह पे जाएंगे, जगह बदल गई, आदमी वही, ठीक है। तो ये होता है गुडविल। और अगर ये बेच दिया गया और इस पर रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया गया, तो ये हमारे धारा 27 के अपवाद में आता है, ठीक है। वैंकूवर मार्ट एंड सेक ब्रेविंग कंपनी, वैंकूवर ब्रेवरीज लिमिटेड, इसमें क्या हुआ, एक कंपनी को शराब और बियर बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था, बट उसने आपको ये जो नाम है ना सेक तक ही रखा है। उसमें किताब में लिखा है ये जापानी कुछ शराब होती थी, क्या मतलब टाइप ऑफ शराब, तो उसको सेक कहा जाता है। जैसे बियर को बियर कहा जाता है, वाइन को वाइन कहा जाता है, वैसे सेक था। तो कंपनी ने अपने को केवल सेक बनाने तक सीमित रखा, ध्यान रखिएगा, शराब और बियर उसने कभी नहीं बनाई, ठीक। दूसरी कंपनी आती है, उसको अपनी गुडविल, किस चीज की गुडविल,
शराब और बियर बनाने की गुडविल, शराब और बियर बनाने की गुडविल क्या किया, बेच दिया। बाद में पैसे के लेन देन, चूंकि गुडविल नहीं होगी, पैसे का लेन देन कुछ हुआ होगा, उसमें प्रॉब्लम हुई होगी, कोर्ट केस होता है। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वो ध्यान देने वाली चीज है कि यहां पे कुछ बेचा ही नहीं गया। क्यों नहीं बेचा गया भाई? कोर्ट ने कहा कि इस वाले मामले में जो शराब और बियर बनाने की बात की है, इसकी गुडविल आपने बेची है। तो गुडविल तो उस चीज की होगी जिस चीज को आप कर रहे होंगे ना। आपने कभी शराब और बियर बनाई ही नहीं, यू नेवर मैन्युफैक्चर्ड शराब एंड बियर। तो जब बनाई नहीं तो उसकी गुडविल आपकी कहां हुई? आपकी गुडविल जो होगी वो इसमें न होगी, जो आप ये वाली चीज बना रहे थे, ये अच्छी बना रहे होंगे। गॉट इट? अब जब आपने इसको कभी बनाया नहीं तो इसकी गुडविल नहीं हुई, गुडविल नहीं हुई तो इसकी बिकी नहीं, और बिकी अगर आपने इसकी गुडविल बेची तो क्या बेची? कुछ नहीं बेची। दूसरी चीज, अब ये सब लफड़ा हुआ क्यों? जो सामने वाली कंपनी थी वो भी तो जान रही थी ना कि शराब और बियर बनाने का है मामला इनका, ये बना सकते हैं, इनकी गुडविल मैं खरीद रहा हूं। क्यों खरीदा उन्होंने? मोनोपोली बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, शायद ऐसे किताब से पढ़ने थोड़ा टाइम लगे। मोनोपोली बनाने के लिए कि अगर ये बंदा शराब और बियर बनाने लगा और मैं अपनी कंपनी चला ही रहा हूं, इसको मतलब स्टार्टिंग नहीं होगी दूसरी कंपनी की, उसने सोचा होगा अगर ये सेक तो बनाया है, मेरा काम देखे अगर इसने कहीं शराब और बियर बनाना शुरू कर दिया तो ये एक स्टैंडर्ड नाम है जिस सेक में, इसकी बिक्री तो बढ़ जाएगी, मैं रुक जाऊंगा। तो क्यों ना इसका जो ये लाइसेंस है, इसका जो नाम है, इसको मैं ही खरीदूं। इसलिए लेकिन नाम सेम था, वैंकूवर माल्ट एंड सेक नाम था। यहाँ पे क्या था, वैंकूवर ब्रेवरीज थी, वहां माल्ट और सेक बना रहे थे, और यहाँ पे वो केवल दारू का काम करने आए। ठीक, अब इसकी चालाकी क्या थी कि अगर इनका ये वाला पोर्शन हम खरीद लें जिसमें ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी नाम से अगर मैं अपना लॉन्च कर दूंगा तो ये चलेगा कि हम सेक तो बन ही रहा है, बता ये भी बना रहा है, चलो इसी को ले लेते हैं, तो इसकी दुकान चल पड़ेगी। तो यहां पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली क्रिएशन का एक मामला हुआ। इनको चाहिए था अपने पास रोक के रखते, तो इस मामले में जब ये बात आई कुछ बिका नहीं, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मोनोपोली का, तो यहाँ पे गुडविल का मामला जो हुआ वो सेल का नहीं माना गया। ध्यान देने वाली चीज है, इसके लिए ये 2-3 एस्पेक्ट्स आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 3-4 केसेस बता दिए कि मतलब इसमें एम क्या था, केवल एक मुखौटा लगा लो कि गुडविल सेल हुई है, बाकी काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन हो वो खत्म हो जाए, मोनोपोली बन जाए। तो इन चीज को अगर केवल एक गुडविल सेल के मुखौटे के पीछे ये एम कहीं है कि कंपटीशन को खत्म कर दिया जाए, मोनोपोली हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा ना। देखिएगा, इसको पब्लिक इंटरेस्ट से जोड़िए, पब्लिक इंटरेस्ट प्रभावित होगा। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, जब कभी आपको याद होगा जब जियो नहीं था तो 1 GB डेटा 350 या 400 का मिलता था, आज क्या है 3 या 4 रुपए में मिल रहा है। कंपटीशन हो, जियो आ गया, सबको मात दे दिया, बाद में इसके इफेक्ट्स क्या होंगे नहीं पता, लेकिन कंपटीशन को रिमूव करना इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि पब्लिक को उसमें नुकसान होगा। तो यहां पे इसको कहा गया कुछ बिका नहीं, कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये। अब इसको हम एक चीज और देख लेते हैं, ताकि ये खत्म है तो जनरल एक्सेप्शंस पे कल बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया कि ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है गुडविल को, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। अगर कहीं लगता है कुछ मिसिंग है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पढ़ने के बाद। वैसे मैं ये जान गया हूं कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, तो नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, यहां हो तो पढ़ो। पहला तो गुडविल हो गया। दूसरा जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस हैं, वो है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का एक केस है दौलत राम वर्सेस धर्मचंद, बहुत छोटे में आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दौलत राम वर्सेस
धर्मचंद। इसमें क्या हुआ, दो कंपनीज थी, कंपनी 1 कंपनी 2 आइसक्रीम आइस बनाती थी, आइस फैक्ट्रीज ये बनाती थी। इन्होंने एक पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कि ठीक है, जब भी, चूंकि दो लोग चला रहे हैं, फायदा कम हो रहा है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, ऐसा करते हैं पार्टनरशिप बनाते हैं, जब भी कोई फैक्ट्री या कंपनी चल रही होगी तो एक ही चलेगी, चाहे ये चले चाहे ये चले, जो भी पैसा आएगा हम लोग बांट लेंगे, ठीक है। और क्या होगा, जो हम लोगों का फायदा होगा बांट लिया जाएगा। तो क्या इसमें कुछ रेस्ट्रेंट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना, तो इसमें ये धारा 11 कहती है कि जब आप कहीं पार्टनर हैं, किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो आपके बाकी पार्टनर्स के द्वारा ये एक रेस्ट्रेंट लगाया जा सकता है, ये आप पे इंपोज किया जा सकता है कि आप उस समय यू विल नॉट वर्क एनीवेयर एल्स इन एनी कैपेसिटी, ठीक है। मतलब पहली बात तो ये हो सकती है, आप पार्टनर है, उस बिजनेस को कर रहे हैं, तो उसी तरह का दूसरा बिजनेस किसी और के पार्टनरशिप में कर ले, तो यहां किसी से नुकसान हो, वहां आपका कुछ म्यूचुअल हो, तो बाकी जो भी चीजें हैं उसके आधार पे ये है कि ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं कि बीइंग अ पार्टनर इन अ फर्म इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एनीवेयर एल्स, ठीक है। ये पहला है। और क्या है, 36 था, सॉरी, जो मैं 56 बता रहा था वो 36 है, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट का 36 है, जो भी होगा देख लीजिए, 36 ही है। उसमें क्या था कि अगर कोई पार्टनर इसमें से छोड़कर जा रहा है, दो में से एक पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, तो उनपे कुछ एक निर्धारित समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए उनपे ये एक इंपोजिशन हो सकता है कि आपको कहीं और काम नहीं करेंगे, ठीक है। निश्चित समय और निश्चित मतलब इन रेफरेंस विद टाइम एंड जो लिमिट होगी, एक टेरिटोरियल लिमिट भी आप कह सकते हैं, इस पे उनपे प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप ये काम अब और कहीं नहीं करेंगे इतने समय तक, जबकि आप ये पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ रहे हैं। समझ में आया? स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपसे जितना लिख के हट लेंगे, कुछ भी इसमें नहीं करना है। गुडविल को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में आप लिख दें संबंधित प्रावधान है कि जिसके आधार पर एक फर्म के भागीदार को कहीं और कार्य करने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो ये वाला पोर्शन बचा था ना, इधर वाला जो 27 का डिसीजन केस लॉज के हैं, उनके आधार पे जो एक्सेप्शंस निकाले गए हैं न्यायालय द्वारा, उस पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है।